आज घर आते ही पत्नी के गुस्से से भरे चेहरे को देख विनोद भांप लिया था कि आज कुछ जरूर हुआ है, वरना रोज हंसी खुशी से वेलकम करने वाली पत्नी का चेहरा यूं उतरा हुआ ना होता। लो, तुम्हारी दीदी का पत्र आया है, अस्मिता ने विनोद की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली। रख दो, जरा कपड़े सपड़े तो बदल लो, पत्र कहीं भागा जा रहा है क्या? अस्मिता की हैरत भरी नज़रों का मुस्कुराहट से जवाब देता हुआ विनोद बाथरूम में घुस गया और विनोद मन ही मन सोचकर खुश हो उठा। अस्मिता सोच रही होगी कि आज मुझे हुआ क्या है। दीदी का पत्र हर बार की तरह झपट कर जो नहीं लिया। हर साल गर्मी की छुट्टियों में मेरी दीदी के आने का सिलसिला बहुत पुराना था, परंतु विवाह के 5 सालों में शायद ही ऐसा कभी हुआ हो जब उनके आने को लेकर पत्नी से उसकी जोरदार तकरार ना हुई हो। बेचारी मेरी दीदी, जो इतनी आस और प्यार के साथ अपने इकलौते छोटे भाई के घर थोड़े से मान और सम्मान की आशा लेकर आती थी। अस्मिता के रूखे बर्ताव व उन दोनों के बीच होती तकरार से अब चंद दिनों में ही लौट जाती थी। अलका दीदी से विनोद का लगाव कम होता भी तो कैसे। अलका 11 साल की ही थी जब माँ विनोद को जन्म देते समय ही उसे छोड़कर दूसरी दुनिया की ओर चल दी थी। अलका दीदी ना होती तो मेरा क्या होता, यह सोचकर ही उसकी आंखें भर उठती। अलका उसकी बड़ी बहन बाद में थी, माँ जैसी पहले थी। कैसे भूल जाता विनोद बचपन से लेकर जवानी तक के उन दिनों को, जब कदम कदम पर अलका दीदी ममता और प्यार की छाया लेकर उसके साथ चलती रही थी। अलका दीदी तो विवाह भी ना करती, परंतु रिश्तेदारों के तानों और बेटी की बढ़ती उम्र से परेशान पिता के चेहरे पर बढ़ती झुर्रियों को देखने के बाद विनोद ने अपनी कसम देकर अलका दीदी को विवाह के लिए मजबूर कर दिया था। उनके विवाह के समय वह बीए में था। विवाह के बाद भी बेटे की तरह पाले भाई की तड़प दीदी की अंदर से गई नहीं थी। उसकी जरा सी खोज खबर पाते ही दौड़ी चली आती। वह भी उनके जाने के बाद कितना अकेला हो गया था। यह तो अच्छा हुआ कि मेरे जीजा जी अच्छे स्वभाव के थे, पत्नी की तड़प समझते थे, भाई बहन के प्यार के बीच कभी बाधा नहीं बने थे। मेरी पत्नी अस्मिता को भी तो वह ही ढूंढ कर लाई थी। उन दिनों की याद से विनोद मुस्कुरा उठा। अलका दीदी उसके विवाह की तैयारी में पागल सी हो गई थी। ऐसा भी नहीं था कि अस्मिता को इन बातों की जानकारी ना हो। विवाह के शुरुआती दिनों में ही मैंने सारी राम कहानी उसे सुना दी थी। विवाह के बाद जब पहली बार दीदी आई थी तो अस्मिता भी उनसे मिलने के लिए बड़ी उत्साहित थी और स्वयं विनोद तो बावला सा हो गया था। आखिर उसके विवाह के बाद वह पहली बार आ रही थी। वह चाहता था अपने प्यारे भाई की सुखी गृहस्थी देख वह खिल उठे। मेरे ढेरों आदेश निर्देश पाकर अस्मिता का उत्साह कुछ कम हो गया था। वह कुछ सहम सी भी गई थी, परंतु विनोद तो अपनी ही धुन में था। चाहे कुछ हो जाए, दीदू को इतना सम्मान और प्यार मिलना चाहिए कि उनकी ममता का जरा सा कर्ज तो वह थोड़ा आज उतार सके। अलका दीदी के आने के बाद उन दोनों के बीच अस्मिता कहीं खो सी गई थी। पति और ननद को अपने में ही मस्त पाकर उनके साथ बैठकर स्वयं भी उनकी बातों में शामिल होने की कोशिश करती अस्मिता, पर विनोद ऐसा मौका ही ना देता। तब वह गुस्सा होकर किचन में घुस खाना बनाने की कोशिश में लग जाती। मेहनत से बनाया गया खाना देखकर भी विनोद उस पर नाराज हो उठता। यह क्या बना दिया, पता नहीं है। अलका दीदी को कढ़ाई पनीर अच्छी लगती है, पालक पनीर नहीं। फिर किचन में काम करती पत्नी का हाथ पकड़कर बाहर ला खड़ा करता और कहता, आज तो मेरी अलका दीदी के हाथ का बना हुआ ही खाऊंगा, वे कितना अच्छा बनाती है। तब भाई बहन बातें करते हुए किचन में बिजी हो जाते और अस्मिता बिना अपराध के ही अपराधी सी किचन के बाहर खड़ी उन्हें देखती रहती। अलका दीदी जरूर कभी कभी अस्मिता को भी साथ लेने की कोशिश करती, लेकिन विनोद अनजाने में ही उनके बीच एक ऐसी दीवार बन गया था कि दोनों औपचारिकता से आगे कभी बढ़ ही न पाई थी। उस समय तो किसी तरह अस्मिता ने इस हालात से समझौता कर लिया था, लेकिन उसके बाद जब भी ननद आती वह कुछ कड़वी हो उठती। सीधे अलका दीदी से कभी कुछ नहीं कहा था,
लेकिन विनोद के साथ उसके झगड़े शुरू हो गए थे। अलका भी शायद भाप गई थी, इसीलिए धीरे धीरे उनका आना कम होता जा रहा था। इस बार तो पूरे 1 साल बाद आ रही थी। अगली बार उनके सामने ही भाभी ने भाई से इतना झगड़ा किया कि वे बेचारी 6 दिनों में ही वापस चली गई थी। जितने भी दिन वे रही, अस्मिता ने बिस्तर से नीचे कदम न रखा। हमेशा बीमारी का बहाना बनाकर अपने कमरे में ही पड़ी रहती। एक दोपहर अलका दीदी को अकेले काम में लगा देख भनभनाता हुआ विनोद पत्नी से लड़ पड़ा था। तब वह कड़वी आवाज में बोली थी, तुम क्या समझते हो मैं बहाना कर रही हूँ? वैसे भी तुम्हें और तुम्हारी दीदी को मेरा कोई काम पसंद ही कब आता है। तुम दोनों तो बातों में ऐसे मशगूल हो जाओगे, फिर मैं वहाँ क्या करूँगी? बढ़ते बढ़ते बात तेज झगड़े का रूप ले चुकी थी। अलका दीदी कुछ बोली नहीं, पर दूसरे ही दिन सुबह विनोद द्वारा मिन्नतें करने के बाद भी वापस चली गई थी। उनके चले जाने के बाद भी बहुत दिनों तक उन दोनों के संबंध सामान्य न हो पाए थे। दीदी के इस तरह चले जाने के कारण वह पत्नी को माफ नहीं कर पाया था। दोनों के बीच बढ़ते तनाव को देख अभी तक खामोशी से सब कुछ देख रहे पिताजी ने आखिरकार एक दिन रात को खाने के बाद टहलने के लिए निकलते समय उसे भी साथ ले लिया था। वे उसे समझाते हुए बोले थे, पति पत्नी के संबंध का अजीब ही कायदा होता है। इस रिश्ते के बीच किसी तीसरे की उपस्थिति बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन अलका दीदी कोई पराई नहीं है। बीच में ही बात काटते हुए विनोद का स्वर रोष से भर उठा था। बेटा, शादी के बाद सबसे नज़दीकी रिश्ता पति पत्नी का ही होता है, बाकी संबंध अलग हो जाते हैं। माना कि सभी संबंधों की अपनी अपनी अहमियत है, लेकिन किसी भी रिश्ते पर कोई रिश्ता हावी नहीं होना चाहिए, वरना कोई भी सुखी नहीं रहता। तुम ही बताओ, इतनी कोशिशों के बाद भी क्या अलका खुश है? समझाते हुए पिताजी सवाल कर उठे थे। तो मैं क्या करूं? पत्नी की खुशी के लिए उनसे सारे रिश्ते तोड़ लूं या फिर अलका दीदी के लिए पत्नी से? विनोद असमंजस में था। आप तो जानते ही हैं दोनों ही मुझे कितनी प्यारी हैं। रिश्ता तोड़ने के लिए कौन कहता है? पिताजी धीरे से हंस पड़े थे, फिर गंभीर होकर बोले, यह तो तुम भी मानते ही होगे कि बहू मन से बुरी या झगड़ालू नहीं है। मेरा कितना ख्याल रखती है, तुम्हारे लिए भी आदर्श पत्नी सिद्ध हुई है। फिर अलका दीदी से ही उसकी क्या दुश्मनी है? बेटे की इस सवाल पर थोड़ी देर तक उसे गहरी नज़रों से देखने के बाद वे बोले, कोई दुश्मनी नहीं है। याद करो, पहली बार वह भी कितनी उत्साहित थी इसके लिए। अगर कोई दोषी है तो वह खुद तुम हो। मैं कैसे? सीधे सीधे अपने को अपराधी पाकर विनोद अचकचा उठा था। हाँ, तुम उन दोनों के बीच एक दीवार बन खड़े हो, कुछ करने का मौका ही कहाँ देते हो। आखिर वह तुम्हारी पत्नी है, वह तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। लेकिन तुम हो कि अपनी बहन के आते अपनी पत्नी के पूरे व्यक्तित्व को ही नकार देते हो। पिताजी सांस लेने के लिए तनिक रुके थे। विनोद सिर झुकाए चुप बैठा, किसी सोच में डूबा सा था। बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि अलका और तुम में इतना स्नेह है। भाई बहन से कहीं अधिक तुम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हो, पर अपनी दोस्ती की सीमाओं को बढ़ाओ। अब पत्नी को भी इसमें शामिल कर लो। यह उसका भी घर है, उसे तय करने दो कि वह अपने मेहमान का कैसे स्वागत करती है। विश्वास मानो, इससे तुम सबके बीच से तनाव के बादल अपने आप छट जाएंगे और तुम सब एक दूसरे के अधिक करीब आ जाओगे। विनोद बाथरूम में इतनी देर से पुरानी यादों में खोया हुआ था। तभी बाहर से अस्मिता की आवाज़ आई, अंदर कितनी देर लगाओगे? अस्मिता की आवाज़ सुन वह चौंक उठा। अरे, इतनी देर से मैं अंदर बैठा हूँ। झटपट नहाकर वह बाहर निकल आया। चाय नाश्ते की प्लेट उसका इंतजार कर रही थी। इस दौरान विनोद खामोश ही रहा। जूठे बर्तन समेटती अस्मिता की हैरत यह देख और बढ़ गई कि पत्र को हाथ लगाए बगैर ही एक न्यूज़पेपर पढ़ने लगा है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? पत्नी की चिंतित चेहरा देखकर अपनी हंसी को विनोद ने मुश्किल से रोका। हाँ, ठीक है। क्यों? फिर अभी तक अलका दीदी का पत्र क्यों नहीं पढ़ा?
अस्मिता के सवाल के जवाब में वह लापरवाही से बोला, तुमने तो पढ़ा ही होगा, खुद ही बता दो क्या लिखा है। वे कल सुबह की गाड़ी से आ रही है। अच्छा, कहकर वह फिर से न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। कुछ देर तक अस्मिता वहीं खड़ी गौर से उसे देखती रही, फिर कमरे से बाहर निकल गई। दूसरे दिन इतवार था। सुबह सुबह पति को न्यूज़पेपर में खोया पाकर अस्मिता बहुत देर तक खामोश ना रह सकी। अलका दीदी आने वाली है, तुम्हें कुछ ख्याल भी है? पता है, विनोद बोला। खाक पता है, अस्मिता चिल्ला उठी थी। कुछ सामान वगैरह लाना है या नहीं? घर तुम्हारा है, तुम जानो। उसकी झुंझलाहट पर विनोद अंदर ही अंदर झूम उठा। कुछ देर तक पति को घूरने के बाद पैर पटकती हुई अस्मिता झोला और पर्स ले बाहर निकल गई। जब वह लौटी तो भारी झोला के साथ पसीने से तरबतर थी। विनोद आश्चर्यचकित था। वह ननंद की पसंद की एक एक चीज छांट कर लाई थी। दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? सवालिया नजरों से उसे देखते हुए अस्मिता पूछी। तुम जो भी बनाओगी लाजवाब ही होगा, कुछ भी बना लो। पति की बात सुन अस्मिता ने उसे घूर घूर कर देखा। दोपहर से काफी पहले ही वह खाना तैयार हो चुकी थी। विनोद की तेज नजरों ने देख लिया था कि सभी चीजें अलका दीदी की पसंद की ही बनी है। वास्तव में वह मन ही मन पछता भी रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके बचकाने व्यवहार की वजह से ही अलका दीदी और अस्मिता इतने समय तक अजनबी बन परेशान होती रही। ट्रेन का समय हो रहा है, स्टेशन जाने के लिए कपड़े निकाल दूं? अस्मिता अपने अगले सवाल के साथ सामने खड़ी थी। विनोद को बीजी सा दिखाता विनोद बोला, उन्हें रास्ता तो पता है, रिक्शा लेकर आ जाएंगी। तुम्हारा दिमाग तो सही है, बहुत देर से जमा हो रहे हो। लावा अचानक ही फूट कर बह निकला था। पता है ना कि वे अकेली आ रही है, लेने नहीं जाओगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? अच्छा बाबा, जाता हूँ, पर एक शर्त पर, तुम भी मेरे साथ चलो। मैं हैरत में पड़ी अस्मिता बोली, मैं तुम दोनों के बीच क्या करूँगी? फिर मैं भी नहीं जाता। उसे अपनी जगह से टस से मस ना होते देख आखिर अस्मिता ने हामी भर दी। अच्छा उठो, मैं भी साथ चलती हूँ। भाभी को साथ आया देख अलका पहले तो हैरत में पड़ी, फिर खिल उठी। शायद पिछली बार के कटु अनुभवों ने उन्हें भयभीत कर रखा था। स्टेशन पर अस्मिता को भी देख एक पल में सारी शंकाएं दूर हो गई। वे खुशी से पैर छूने की झुकी अलका दीदी के गले से लिपट गई। विनोद सोच रहा था, इतनी अच्छी तरह से तो वह घर में भी कभी नहीं मिली थी। किस सोच में डूब गए? अलका दीदी का खिलखिलाता चेहरा खुशी से भर गया। सामान उठाकर वह आगे आगे चल दिया। अस्मिता और अलका दीदी पीछे पीछे बतियाती हुई आ रही थी। खाने की मेज पर भी विनोद कम बोल रहा था। अस्मिता ही आग्रह कर कर के दीदी को खिला रही थी। हर बार अस्मिता को अभोलेपन की स्थिति से शायद माहौल तनावयुक्त हो उठता था। इसीलिए अलका अब जितनी सहज व खुश लग रही थी, उतनी पहली कभी नहीं लगी थी। खाने के बाद वह उठकर अपने कमरे में आ गया। वे दोनों बहुत देर तक वहीं बैठी बातों में जुटी रही। कुछ देर बाद अस्मिता कमरे में आकर दबे स्वर में बोली, यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ दीदी से कुछ बातें करो ना। तुम हो ना, मैं कुछ देर सोऊंगा। कहते कहते विनोद ने करवट बदल कर आंखें मूंद ली। रात के खाने की तैयारी में अस्मिता का हाथ बटाने के लिए अलका भी किचन में ही आ गई। विनोद टीवी खोलकर बैठा था। भाई की तबीयत ठीक नहीं हुई है क्या? किचन से आता अलका दीदी का आवाज़ सुन विनोद के कान चौंकने हो गए। पल भर की खामोशी के बाद अस्मिता की स्वर उभरा, नहीं तो आजकल ऑफिस में काम अधिक होने से ज़्यादा थक जाते हैं, इसलिए थोड़े खामोश हो गए हैं। आपको बुरा लगा क्या? अरे नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? वैसे भी तुम्हारा साथ ज़्यादा भला लग रहा है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि अपने मायके आई हूँ। माँ तो थी नहीं, जिनसे यहाँ आने पर मायके का मुझे एहसास होता। पिताजी और छोटे भाई का मान दुलार था, तो पर असली मायके का एहसास तो माँ या भाभी के प्यार और अपनेपन से ही होता है। दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, अस्मिता ने जोर से कहा। मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। हमने तुम्हें अवसर ही कहाँ दिया था कि तुम अपना अच्छा या बुरा व्यवहार कर सको।
खैर छोड़ो, इस बार जैसा सुकून मुझे पहले कभी नहीं मिला। अलका का स्वर संतुष्टि भरा था। टीवी के सामने बैठे विनोद का मन भी अलका दीदी की खुशी और संतुष्टि देख पत्नी के प्रति प्यार और गर्व से भर उठा था। सुबह उसके उठने से पहले ही अलका दीदी और अस्मिता उठकर काम के साथ साथ बातों में व्यस्त थे। रात भी विनोद जल्दी तो सो गया था। वे दोनों जाने कितने देर तक एक साथ जागती रही थी, जाने उनके अंदर कितनी बातें दबी पड़ी थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। विनोद को एक बार फिर अपनी मूर्खता पर पछतावा हुआ। बिस्तर से उठकर वह ऑफिस जाने की तैयारी में लग गया। कहाँ जा रहे हो? आईने के सामने बाल संवार रहे पत्नी को देख विनोद रुक गया। ऑफिस, अलका दीदी आई है। फिर भी हमेशा दीदी के लिए विनोद पहले पूरे साल की छुट्टियां बचा के रखता था। जितने भी दिन वह रहती, वे उन्हें घुमाने फिराने के लिए छुट्टियां लेकर घर बैठा रहता था। छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? हम सब घूमने चलेंगे, अस्मिता जोर देते हुए बोली। नहीं, इस बार छुट्टियां बचा रहा हूँ। शरारत भरी नज़र पत्नी के चेहरे पर डालता हुआ विनोद बोला। क्यों जी? पत्नी के सवाल के जवाब में उसने उसे अपने पास खींच लिया। क्योंकि इस बार मैं तुम्हें गोवा घुमाने ले जा रहा हूँ। अभी छुट्टी ले लूँगा तो बाद में नहीं मिलेगी। अस्मिता की आंखें भीग उठी थी। शायद वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि पति की जिंदगी और दिल में उसके लिए भी इतना प्यार छुपा हुआ है। अपने को संभाल आंखें पोंछती अस्मिता बोली, गोवा जाना क्या अलका दीदी से ज़्यादा ज़रूरी है? मुझे कहीं नहीं जाना, तुम्हें छुट्टी लेने ही पड़ेगी। अच्छा, ऐसा करता हूँ, सिर्फ आज की छुट्टी ले लेता हूँ, वह समझौते के अंदाज में बोला। लेकिन इसके बाद जितने भी दिन अलका दीदी रहेंगी, तुम ही उनके साथ रहोगी। मैं अकेले? अस्मिता घबरा रही थी। मुझसे फिर कोई गलती हो गई तो क्या? उसे सुधार लेना। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, मन ही मन सोचता जा रहा था विनोद। मैं भी तो अपनी गलती ही सुधार रहा हूँ। वह पति के प्यार और विश्वास भरी निगाहों को पल भर देखती रही, फिर हंसकर बोली, अच्छा अब छोड़ो, चलकर कम से कम आज की पिकनिक की तैयारी करूँ। अलका पूरे 20 दिनों के लिए रुकी थी। अस्मिता और उनके बीच संबंध बहुत मधुर हो गए थे। इस बार पिताजी भी अधिक खुश नजर आ रहे थे। दीदी के जाने का दिन ज्यों नज़दीक आ रहा था, अस्मिता उदास होती जा रही थी। आखिरकार जीजा के बुलावे के पत्र ने उनके लौटने की तारीख तय कर दी थी। दौड़ी अस्मिता बाजार जाकर दीदी के लिए साड़ी और जीजा के लिए कपड़े खरीद लाई थी। तरह तरह के पापड़ और अचार अलका के मना करने के बावजूद उसने बांध दिए थे। रात की ट्रेन थी। अस्मिता दीदी के साथ के लिए तरह तरह की चीज़ें बनाने में व्यस्त थी। विनोद सामान पैक करने के बाद दीदी के पास आ बैठा। अलका ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। अब तुम कब आ रहे हो पत्नी को लेकर? आऊँगा दीदी, जल्दी ही आऊँगा। तुम नाराज़ तो नहीं होना? किस लिए? उसके बालों में हाथ फेरती हुई दीदी एकाएक ही उसकी बात सुन हैरत में पड़ गई। मैं तुम्हारे साथ पहले जितना समय नहीं बिता पाया ना, विनोद बोला। नहीं रे, बल्कि इस बार मैं यहाँ जितनी खुश रही हूँ उतनी पहले कभी नहीं रही। भाभी के होते मुझे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। एक बात बताऊँ, मुझे बहुत डर लगता था। तेरे इतने प्यार जताने के बाद भी लगता था मेरा भाई मुझसे अलग हो जाएगा। कभी कभी सोचती शायद मेरे आने की वजह से ही अस्मिता और तुम्हारे बीच झगड़ा होता है। तुझे देखने के लिए मन ना तड़पता तो शायद यहाँ कभी आती ही नहीं। भाभी के इस बार के अच्छे व्यवहार ने मुझे एहसास दिलाया है कि भाई तो अपना होता ही है, पर भाभी को अपना बनाना पड़ता है, क्योंकि वह अगर अपनी ना बने तो धीरे धीरे भाई भी पराया हो जाता है। आज मैं सुकून महसूस कर रही हूँ। अस्मिता जैसी अच्छी भाभी के होते मेरा प्यारा भाई कभी पराया नहीं होगा। इस सब से भी बढ़कर पता है उसने क्या दिया है मुझे, क्या मेरा मायका जो मुझे पहले कभी नहीं मिला था। भाभी ने मुझे वह सब दे दिया है। अलका की आंखें बरस उठी थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।